डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से द सरप्राइजिंग साइंस ऑफ हैप्पीनेस इस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी लोग अपने जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, परंतु हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है एज अ ह्यूमन बीइंग उसमें सफरिंग्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो सफरिंग्स हैं वो एग्जिस्टेंस में हमारे साथ हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे कि हम अपने जीवन में सफरिंग्स के साथ साथ अपने को प्रसन्न रख पाएं। मैं आज आप लोगों से इसी टॉपिक पर कुछ बात करूंगा। हैप्पीनेस, जैसा मैंने बताया आपको, हैप्पीनेस दो तरह से हम लोग देख सकते हैं। एक एक्सटर्नल हैप्पीनेस और सेकंड वन इज इंटरनल हैप्पीनेस। जो एक्सटर्नल हैप्पीनेस होता है वो एक टाइम बीइंग हैप्पीनेस है, परंतु जो इंटरनल हैप्पीनेस होगा वो हमेशा हमारा फॉर एवर हैप्पीनेस हो सकता है। कैसे हम इंटरनल हैप्पीनेस को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, क्या उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसके लिए गाइडलाइंस हैं, आज मैं उन बेसिक प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस पर आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हैप्पीनेस है वो कम या ज़्यादा कब होता है, जब हम अपने को दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। अगर हम अपना कंपैरिजन केवल स्वयं से करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वी विल ट्रेवल ऑन द पाथ ऑफ एक्सीलेंस। और जब हम अपना कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था या किसी समूह से करेंगे तो हम अपने को हमेशा हैप्पीनेस से दूर पाएंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि द सरप्राइजिंग साइंस ऑफ हैप्पीनेस, उसका मूल बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले उसी को मैं बताना चाहूँगा। हम लोग ये जानते हैं कि जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो हमने अपनी लाइफ में कहीं न कहीं सबने यूज किया हुआ है। तो उस ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या चीज होती हैं ये हम सब लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जैसे मेरे हाथ में जो ये पेंसिल है, ये मेरे हाथ में पेंसिल है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक प्रश्न करूं कि इनमें से अगर आपको सबसे अच्छी क्वालिटी की पेंसिल अगर आइडेंटिफाई करनी है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द बेस्ट पेंसिल? सम में आंसर दैट कि द पेंसिल, बेस्ट पेंसिल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स कलर और अपीयरेंस। परंतु मैं आपसे ये कहूंगा कि जो ये पेंसिल का कलर है और जो उसकी अपीयरेंस जो आपको दिखाई दे रही है, अगर उसके आधार पर पेंसिल को आप बेस्ट क्वालिटी पेंसिल कहेंगे तो वो गलत होगा। मेरा इसमें जवाब आपको ये है कि इसमें सबसे बेस्ट पेंसिल वो है कि जिस पेंसिल का जो इसके अंदर जो ग्रेफाइट है, वो ग्रेफाइट जिसका जितना अच्छा होगा वो पेंसिल क्वालिटी में उतनी ही अच्छी होगी। इस प्रकार से हम अपने अंदर भी अपनी अपीयरेंस या किसी दूसरे की अपीयरेंस को देखकर अगर हम अपने को छोटा मान लें और सामने वाले को अच्छा मान लें तो वो आकलन हमारा गलत होगा। ये जो ग्रेफाइट है, जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, उनका जो ग्रेफाइट है वो उनकी कॉम्पिटेंस है, वो उनकी लेटेंट एनर्जी है। अगर वो कॉम्पिटेंस के आधार पर अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो वी कैन सेलेक्ट अ गुड ह्यूमन बीइंग। जो सेकंड प्रिंसिपल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए ये पेंसिल है
और इस पेंसिल की एज को अगर आप शार्प करना चाहते हैं तो प्लीज लुक हियर द प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग। ये जो मैं कर रहा हूं ये प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग है। जब मैं किसी पेंसिल को शार्प करता हूं और उसकी एज शार्प करने के लिए, तो उस पेंसिल का जो पूरा बॉडी है वो उसके लिए एक रिगरस और एक पेनफुल मूवमेंट होता है। परंतु उस पेनफुल मूवमेंट के बाद अगर आप उसको शार्प करेंगे तो आप पाएंगे कि उस पेंसिल का एज शार्प हो गया। इसी तरह से अगर हमें अपनी एज को शार्प रखना है एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हमें ये जो प्रोसीजर है, ये जो मेथड है शार्पनिंग का, वो स्वयं के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा। वी शुड कम फॉरवर्ड फ्रॉम द कंफर्ट जोन एंड ऐसी लाइफ जिसका एग्जामिनेशन नहीं होता, उस जीवन को हम वर्थफुल लाइफ नहीं कहते। और जो एग्जामिनेशन है वो हमारी एज को शार्प करता है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो स्टूडेंट्स या जो मेरे फ्रेंड्स अगर सामने वाले के अपीयरेंस को देखकर अपने को छोटा समझने लगते हैं, तो उनको मैं एक बात करना चाहूंगा कि आपका जो अपीयरेंस जो सामने वाले को देखकर आप अपने को छोटा समझने लगते हैं, वो जभी तक वर्क करेगा जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप अपना ग्रेफाइट नहीं दिखाएंगे, जब तक आप अपनी लेटेंट एनर्जी नहीं दिखाएंगे, जब तक आप अपना कॉम्पिटेंस नहीं दिखाएंगे। जैसे ही आपने ये दिखाया, जो अपीयरेंस है वो इमैटेरियल हो जाएगा। अब जैसे दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक शार्प एज पेंसिल है और मैं आपसे ये कहता हूं कि प्लीज ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, प्लीज ड्रॉ अ सर्कल with this sharp edge pencil, can you draw? Because for the straight line you must have a scale. With the help of a scale you can draw a straight line, and if you want to draw a circle you must have this compass with you. अगर आपके पास कंपास होगा तो आप उस शार्प एज पेंसिल को लगाएंगे and you can draw a perfect circle. The principle number 2 is that please inculcate a habit in your personality to take help from others. If you want to sustain your current position or if you want to achieve the excellence in your life, you must inculcate this habit to take help from others. तीसरा जो एलिमेंट है, तीसरा जो पॉइंट है, आपने देखा होगा कि ज्योमेट्री बॉक्स में एक इरेजर रहता है। अगर वो इरेजर है और आपके पास शार्प एज पेंसिल है, आपने कुछ भी लिखा और आपको अगर ये लगता है कि ये गलत हो गया, अगर आपके पास इरेजर है यू कैन इरेज इट। ऐसे ही हमें अपने जीवन में एक इरेजर का हमारे लिए होना जरूरी है। इरेजर हमारे जीवन में एक हमारा फ्रेंड हो सकता है, हमारे फैमिली मेंबर हो सकते हैं, और वो आपको अगर कोई भी गलती अगर आप करेंगे तो वो तुरंत आपकी गलती को जैसे इरेजर इरेज कर देता है, वो लोग भी आपकी गलती को इरेज कर देंगे। और जो दूसरा प्रिंसिपल है जो इरेजर से जो हमें सीखना है वो ये है कि वी शुड इनकलकेट टू से सॉरी एट द राइट टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी गलती है तब आप सॉरी कहेंगे तो सब लोग कहते हैं। कभी कभी आपको अपनी गलती नहीं है और अगर फिर भी सॉरी बोलना पड़ता है तो आप बोल दीजिए। अगर आप अपनी गलती होते हुए भी अगर आप सॉरी बोलेंगे तो फायदा आपको होगा, सामने वाले को बिल्कुल नहीं। उसका रीजन क्या है कि अगर आपने सॉरी बोला तो आप इनडायरेक्टली यू विल सेव योर क्वालिटी टाइम एंड यू कैन यूज दैट टाइम फॉर योर ओन ग्रोथ, फॉर योर फैमिली ग्रोथ एंड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। जो एक्टिविटी ऐसी होंगी जो आपके समय को बर्बाद करेंगी, टाइम को खराब करेंगी, अगर आप राइट टाइम पे अगर आप सॉरी बोलेंगे तो आपका जो क्वालिटी टाइम है वो आपका अपना होगा, और एक बार सॉरी बोलने के बाद आप अपने क्वालिटी टाइम को अपने लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरा जो हैप्पीनेस के बारे में जो मुझे आपको बताना है, वो जनरल एक शिकायत ये रहती है कि सर हमें हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हमेशा रहती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि गॉड हैज क्रिएटेड अ ह्यूमन बीइंग, बट ईश्वर ने हमारे साथ, हमारे जन्म के साथ ही सफरिंग को भी हमारे साथ रहती है। हम कभी किसी व्यक्ति को, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, हम ये नहीं कह सकते कि उनके जीवन में कोई सफरिंग नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। इसको मैं आपको और एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी के रूप में बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, वो बहुत दुखी रहता था। उसको हमेशा ये ध्यान में रहता था कि एक समस्या खत्म हुई और दूसरी समस्या आ गई, 2 खत्म हुई, 4 समस्या आ गई। तो एक दिन वो एक साधु के पास पहुंचा, उनके आश्रम में गया और साधु से बोला कि साधु जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे जीवन में बहुत कष्ट हैं और मैं उन कष्टों की वजह से बहुत दुखी हूं, मैं प्रसन्न नहीं रह पाता। उस साधु ने कहा कि ऐसा है, अभी रात का समय है, आप यहीं पे विश्राम करें और सुबह जब 4 बजे जब आप जगेंगे तो आप मेरे पास आइए, आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। परंतु आप एक चीज ध्यान रखिए कि मेरे आश्रम में एक ऊंट जो है, उनका एक व्यापारी आया हुआ है, उसको बुखार आ गया है। तो जहां पर बहुत सारे ऊंट हैं, कैमल हैं, वहां पे आप जाइए, वहीं सो जाइए। ध्यान ये रखिए कि आपको जब सोना है जब सब ऊंट बैठे हुए हों। उसने कहा ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी जाता हूं, वहीं सो जाऊंगा। वो वहां जाकर वहां गया, उसने देखा सभी ऊंट बैठे हुए थे। जैसे ही वो सोने को तैयार हुआ, एक कोने पर उसने निगाह की, 4 ऊंट वहां खड़े हो गए। वो गया, उन ऊंटों को बिठाया। फिर उसने देखा दूसरे कॉर्नर पे 2 ऊंट फिर खड़े हो गए, फिर वहां गया, फिर बिठाया। रात भर सुबह 4 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा। और जब वो सुबह जगा तो उसकी हालत ठीक नहीं थी और उसने साधु से ये कहा कि आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। मैं रात भर यही काम करता रहा, 2 वहां खड़े होते थे, उनको बिठाता था, फिर 4 होते थे, उनको बिठाता था। साधु ने कहा कि तुम्हारा जो प्रश्न है, उस प्रश्न का यही जवाब है। अगर तुम जिंदगी में हमेशा ये सोचोगे कि सभी समस्याओं को खत्म करके मैं सोऊंगा, तो वो दिन आपके जीवन में नहीं आएगा। ये जो सफरिंग है और जो हैप्पीनेस है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। आपके जीवन में ये एक साथ चलेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा बात बताने जा रहा हूं कि आप एक्सट्रीम अगर सफरिंग में हो तब भी वो वर्क करेगा, और आप एक्सट्रीम जॉयफुल हो, हैप्पी हो, तब भी वो बात करेगा। आपको एक चीज ये करना है कि जो आपका वर्क प्लेस हो, उस वर्क प्लेस पर एक प्रिंट आउट लीजिए A4 साइज के पेपर पे, और जहां पर आपका चेयर है उसके सामने उसको लगाइए और उस पर लिखिए दिस फेज विल ऑल्सो पास, और हिंदी में लिखिए ये भी नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि जब आप एक्सट्रीम सफरिंग में होंगे और दिन में 20 बार जब आप उसे देखेंगे कि दिस फेज विल ऑल्सो पास या ये भी नहीं रहेगा, तो आपके मन के अंदर एक ये चीज आएगी कि आज मैं सफरिंग में हूं, कल ये सफरिंग मेरी कम होगी और आई विल लिव अ हैप्पी लाइफ। इन टर्न अगर आप जॉयफुल लाइफ है, आपकी बहुत हैप्पी लाइफ है, और फिर भी आपने ये लिख लिया कि दिस फेज विल ऑल्सो पास, ये भी नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा सेंटेंस कि आप जो हैप्पीनेस की वजह से जो और चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, आपको अपने ओल्ड फ्रेंड नहीं दिखाई दे रहे, आपको जो अपने पुअर रिलेटिव्स हैं वो नहीं दिखाई दे रहे, आपको जो पुअर नेबरर हैं वो नहीं दिखाई दे रहे, अगर ये लिखेंगे तो आपको वो लोग दिखाई देने लग जाएंगे। और जैसे ही वो लोग आपको दिखाई देने लग जाएंगे, कुछ न कुछ आप उनके लिए करेंगे, और जो आपका इमोशनल बैंक है, उस इमोशनल बैंक में आपका जो डिपॉजिट होगा वो हमेशा उन्हीं लोगों से होगा जो आपके ओल्ड फ्रेंड हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके नेबरर्स हैं। उनको आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखिए।
एक और प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक होता है बैंक बैलेंस, आपके पास बैंक में बहुत सारा पैसा है, और दूसरा होता है इमोशनल बैलेंस। तो आपके पास, आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत सारा पैसा आपके पास होता है परंतु आपका इमोशनल बैलेंस जीरो होता है। आपके पास लोग नहीं होते, आपके पास फ्रेंड नहीं होते, आपके रिलेटिव आपके पास नहीं आते। क्यों? कि जब आप ऊंचाई पे जा रहे होते हैं तो उन लोगों को आप भुला देते हैं। आपने अपने सामने ये नहीं लिख के रखा कि ये जो फेस है ये परमानेंट नहीं है, ये भी चेंज होगा, ये भी नहीं रहेगा। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप अपने जो रिलेशंस हैं, रेस्पेक्ट रिलेशंस, आप हमेशा जीवन में आपके जो रिलेशनशिप हैं उनको अगर आप रेस्पेक्ट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका जो इमोशनल बैंक है उसमें डिपॉजिट होगा, और वो जो डिपॉजिट होगा जब आप कभी सफरिंग में होंगे तो वही लोग जिनके इमोशनल बैंक में पासबुक में आपके पास है, आप अपनी पासबुक ओपन करेंगे और वो लोग सामने आपके लिए खड़े होंगे। और जो सफरिंग की जो इंटेंसिटी है, आपका हो सकता है कि बैंक बैलेंस उतना पूरा न कर पाए, परंतु ये जो इमोशनल वाला जो आपका अमाउंट होगा, ये अमाउंट आपको उस सफरिंग की इंटेंसिटी को कम करेगा। और दूसरा, आप अपने जीवन में हैप्पीनेस को कब हम लोग लूज करते हैं? हैप्पीनेस हमेशा लूज जब होती है कि जब हमसे किसी ने कुछ कह दिया, उसने मुझसे ये कहा या उसने मुझसे ऐसा कह दिया। जब आप रिलेशनशिप को रेस्पेक्ट करेंगे तो आपके लिए शब्दों की वैल्यू नहीं होगी, आपके लिए रिलेशनशिप की वैल्यू होगी। अगर कोई कुछ आपसे कह भी देता है तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि नो प्रॉब्लम, ही इज माई क्लोज फ्रेंड। अगर गुस्से में आके उसने कुछ कह दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आपको रेस्पेक्ट रिलेशनशिप है ये आपको दो चीजें देगा। आपके इमोशनल जो अकाउंट है उसको आपके को ये डिपॉजिट करेगा, और दूसरा जो आपकी हैप्पी लाइफ है उसको लॉन्ग टर्म तक आपको सस्टेन करेगा। और तीसरा, जब आप कहीं सफरिंग में होंगे तो उस सफरिंग की इंटेंसिटी को ये रिड्यूस करेगा, और उसका जो पेन है सफरिंग का, उस पेन को ये कम करेगा। हाउ कैन बी मेक अ बैलेंस बिटवीन द सफरिंग एंड हैप्पीनेस? तो आपको जो सफरिंग का पेन है वो आपका रिड्यूस होगा और हैप्पीनेस को आप अपनी लाइफ में सस्टेन कर सकते हैं। मैं अंत में आपसे यही कहूँगा कि हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और ये ध्यान रखिए कि सफरिंग एंड हैप्पीनेस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू।